एवरीवन, कैसे हो सब। एज यू ऑल नो कि माइंडसेट की सीरीज चल रही है। आज हम करेंगे इसका पार्ट 3 एंड इसमें हम कवर करेंगे सेक्शन नंबर 20 से लेकर के सेक्शन नंबर 28 एकदम सिंपल लैंग्वेज एंड एग्जाम्पल्स के साथ। तो फिर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर करना ना भूलें। चलिए फिर शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 20। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो कि माइंड में वर्कर्स काम करते हैं ना, वो वर्कर्स मेल भी होते हैं एंड फीमेल्स भी होती हैं। तो फिर कहते हैं सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट ये है कि आपके माइंड में कितने मेल वर्कर्स एंड कितनी फीमेल वर्कर्स काम करती है, इसके हिसाब से वॉशरूम्स की प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए। ये जो कहते हैं वॉशरूम्स है, ये उस जगह पे होने चाहिए जहां पर वो इजिली जा भी सके। ठीक है, ये नहीं काम वो यहाँ कर रहे हैं और वॉशरूम जो है वो 5 किलोमीटर की दूरी पर है, नहीं। ठीक है। सेकंड, वो क्लीन एंड हाइजेनिक कंडीशन में होने चाहिए। उसमें प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन फैसिलिटी होनी चाहिए एंड प्रॉपर क्लीन भी होने चाहिए। सैनिटेशन प्रॉपर फैसिलिटी सारी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट में यहाँ पे बात करी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के रोल के बारे में। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं ये डिसाइड करेगी मेल और फीमेल वर्कर्स के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली कि कितने वॉशरूम्स होने चाहिए। ठीक। दूसरा, वो ये भी कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी सैनिटेशन के रिलेटेड रूल्स हैं या इनको क्लीन करने के रिलेटेड जो भी रूल्स होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। सो आई होप आपको सेक्शन 20 क्लियर हो गया होगा। ये तो बहुत सिंपल था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 21। ये सेक्शन अब बात करता है मेडिकल अप्लायंसेस के बारे में। सोचो यार, आप माइंड में काम करते हो, अंडरग्राउंड वर्क करना पड़ता है, हैवी मशीनरी है, हैवी टूल्स का यूज करना पड़ता है। तो क्या यहाँ पर चोट लगने के या किसी भी तरह के हेल्थ इश्यू होने के चांसेस हैं? बिल्कुल हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? इसीलिए कहते हैं, ये सेक्शन बोलता है कि फर्स्ट एड बॉक्स का अरेंजमेंट होना जरूरी है। हाँ जी, कहते आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए और वो ऐसी जगह पे हो जहाँ पे इजिली अवेलेबल भी हो जाए। से अगर माइंड के किसी वर्कर को चोट लग गई है तो इजिली आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स का अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। फटाफट से आप फर्स्ट एड करो। ठीक है। दूसरा, अब हम जानते हैं कि फर्स्ट एड बॉक्स में हम कुछ ना कुछ सामान तो रखेंगे, लेकिन कौन सा? क्या मैं उसमें अपना ये मार्कर रख सकती हूँ? नहीं। वाई? क्योंकि ये सेक्शन कहता है कि फर्स्ट एड बॉक्स में सिर्फ वही चीजें रखी जाएंगी जो कि गवर्नमेंट ने फिक्स करी है। गवर्नमेंट कह सकते हैं कि आपके इस फर्स्ट एड बॉक्स में मार्कर नहीं, बैंडेज, एंटीसेप्टिक या फिर कोई बर्न ऑइंटमेंट या कॉटन, ये सब होना चाहिए। तो मतलब फर्स्ट एड बॉक्स में आप वही चीजें रखोगे जो आपको गवर्नमेंट ने बोली है कि ये रखनी जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है ट्रेन पर्सन। कहते हैं कोई पर्सन ट्रेन पर्सन होना चाहिए, मतलब जिसे नॉलेज है कि कौन सी ऑइंटमेंट कब लगाते हैं। ठीक है, या बैंडेज कैसे करनी है। तो इसीलिए कहते हैं जो फर्स्ट एड बॉक्स, अगर मान लो किसी वर्कर को चोट लगी है तो उस फर्स्ट एड बॉक्स को यूज करने के लिए एक ट्रेन्ड पर्सन होना चाहिए जिसके उसको नॉलेज हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक पर्सन के चोट लगी है और नॉलेज नहीं है किसी पर्सन को, उसने क्या करा पता तो था नहीं, और जो जलने पर जो वो लगाते हैं ना ऑइंटमेंट, वही उठा करके लगा दी, लो जी। तो इसीलिए कहते फिर वो उसी बंदे को ही यूज करने देना है फर्स्ट एड बॉक्स जिसे उसकी नॉलेज भी हो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर मान लो यार किसी को थोड़ी ज्यादा ही चोट लग गई है ना, कि आप हल्की सी बैंडेज लगा करके काम नहीं चला सकते, तो इसीलिए कहते हैं कि इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए सो डैट आप उसे फटाफट से किसी डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल में लेके जा सको। और इसके अलावा अगर कोई अंडरग्राउंड वर्क कर रहा है ज्यादा वर्कर और वहां पे वो फंस गया, उसको चोट लगी है, तो इसीलिए फिर कहते स्ट्रेचर जैसी या लिफ्ट जैसी फैसिलिटीज भी होनी चाहिए ताकि उसे वहां से निकाल करके जो इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके जरिए उसे किसी हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी में ले जाया जा सके। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है 150 प्लस वर्कर्स। अगर मान लो किसी माइंड में ज्यादा लेवल पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, मतलब 150 150 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर ऐसे वाले सिनेरियो में सिर्फ फर्स्ट एड बॉक्स से काम नहीं चलेगा। कहते फिर एक प्रॉपर फर्स्ट एड रूम होना चाहिए और उस रूम का भी क्या डिजाइन होगा, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स होने जरूरी है, ये सब भी कौन डिसाइड करेगा?
ये सभी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इस फर्स्ट एड रूम के लिए कितनी नर्सिंग या मेडिकल स्टाफ होना जरूरी है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स लाइक ऑक्सीजन सिलेंडर या फिर माइनर ऑपरेशन टूल्स ये सब अवेलेबल होने जरूरी है। तो कहने का मतलब बस यही है कि अगर 150 से ज्यादा वर्कर्स हैं तो फर्स्ट एड रूम होना जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप आपको सेक्शन 21 भी क्लियर हो गया हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 22। ये सेक्शन जरा ध्यान से समझना फ्रेंड्स। तो सेक्शन नंबर 22 का सबसे पहला पॉइंट पता क्या कहता है। मान लीजिए फ्रेंड्स ये है माइन, ठीक है, ये माइन है और होता पता क्या है, ये चीफ इंस्पेक्टर आता है। अब ये चीफ इंस्पेक्टर भी हो सकता है या फिर इंस्पेक्टर भी हो सकता है। हम मान करके चलते हैं कि ये चीफ इंस्पेक्टर है। ये इंस्पेक्टिंग करने के लिए इस माइन में आता है, ऐसे देखता है, ओके ओके, देखते देखते इसको क्या पता चलता है, कहता अरे माइन का जो ये वाला पार्ट है ये तो कहता डेंजरस है यार, इससे तो किसी की लाइफ जा सकती है, ये तो लाइफ के लिए किसी की सेफ्टी के लिए डेंजरस है ये हिस्सा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मान लो ये वाली किसी मशीनरी पे कोई काम चल रहा था और ये देखता है अरे ये तो काम करने का तरीका ही बड़ा घटिया है भाई, बड़ा रिस्की तरीके से काम कर रहे हैं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए हम एग्जाम्पल में ये लेकर के चलते हैं कि ये जो चीफ इंस्पेक्टर है ये इस माइन में इंस्पेक्टिंग कर रहा था, तो इसने देखा कि ये माइन का ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ही डेंजरस है, इससे किसी भी जो भी वर्कर्स काम करते हैं उनके लाइफ को रिस्क हो सकता है। तो इसीलिए अब इसने पता क्या करा चीफ इंस्पेक्टर ने, इस माइन का जो ऑनर है, एजेंट है या मैनेजर है, उन्हें इसने रिटन नोटिस दे दिया। अब उस नोटिस में लिखा क्या, उस नोटिस में इसमें ये लिखा कि आपका माइन का जो ये हिस्सा है ना ये बहुत ही डेंजरस है। क्यों डेंजरस है, सारे रीजन बता दिए और साथ ही साथ इसने नोटिस में ये भी लिखा कि आपको इतने टाइम के अंदर अंदर इसे ठीक करना होगा। चलो जी, इसने अपने हिस्से का काम कर दिया, नोटिस दे दिया। अब पता क्या हुआ, मान लो इस माइन का जो ऑनर है ना, नोटिस को उसने इग्नोर करा, मतलब नोटिस मिला लेकिन इधर कुछ सुधार नहीं करा, तो इसके तो दिल पे लगी यार, कहता अच्छा तो फिर है तो ये चीफ इंस्पेक्टर, इसने भी फिर ऑर्डर दे दिया कि ये वाला जो पार्ट है जो डेंजरस था इसमें कोई वर्कर काम ही नहीं करेगा, इस हिस्से में कोई वर्कर काम ही नहीं करेगा, सिर्फ वही लोग काम करेंगे जो कि इसको रिपेयर करने वाले हैं, बस इसके अलावा कोई वर्कर इसमें काम ही नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक पॉइंट तो आप समझ गए ना। अब हम समझते हैं सेक्शन का सेकंड पॉइंट क्या कहता है। तो पहले पॉइंट में तो यही था ना कि इससे जो हिस्सा डेंजरस लगा इसने कहा नोटिस दिया, बट नोटिस को इग्नोर किया गया, तो इसने ऑर्डर दे दिया कि ठीक है फिर यहाँ पे वर्कर काम ही नहीं करेगा, सिर्फ वही लोग काम करेंगे जो कि इसकी रिपेयरिंग में लगेंगे। ठीक, दूसरे पॉइंट में पता क्या होता है, अब मान करके चलो आप लोग कि ये जो चीफ इंस्पेक्टर है ना इस माइन में इंस्पेक्शन कर रहा था और इंस्पेक्शन के दौरान इसने देखा कि जो वर्कर्स है ना वो ना मान लो ये मिनरल्स और मिनरल्स को ना ऐसे तोड़ रहे थे। तो अब इसने ये चीज देखी कि ये वाला जो मिनरल है इसके जो ब्लॉक्स तोड़ रहे हैं या पिलर्स तोड़ रहे हैं, इससे तो कहता है यार फ्लड आने का रिस्क है या हो सकता है फायर लगने का रिस्क है। चलो हम मान के चलते हैं कि फ्लड आने का रिस्क है। ये कहता अरे यार ये क्या हो रहा है, इसको तोड़ने से तो फ्लड आ जाएगा, ऐसे तो कई लोगों की जान चली जाएगी जो भी इस एरिया में रहते हैं। तो इसलिए ऐसे वाले केस में पता क्या हुआ, जो ये चीफ इंस्पेक्टर है ना ये ऑर्डर दे देगा कि तब तक आप इस मिनरल्स को नहीं तोड़ सकते जब तक कि जो फ्लड आने का रिस्क है ना उसका प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं कर दिया जाता, या फिर जितने एरिया में फ्लड आने का रिस्क है उस एरिया को आइसोलेट नहीं कर दिया जाता। मतलब आपको पता है कि आप ये मिनरल्स तोड़ रहे हो, अब फ्लड आने का रिस्क बन रहा है, तो वो फ्लड ना आए, अगर आ भी गया तो ज्यादा नुकसान ना हो, ना ही किसी की लाइफ का ना ही प्रॉपर्टी का। ठीक, तो कहते हैं पहले अरेंजमेंट करो फिर इसकी तोड़फोड़ करो, पहले अरेंजमेंट करो। समझ गए, तो यही बात थी सेकंड पॉइंट में। आई होप आप इसका सेकंड पॉइंट भी समझ गए। अब थर्ड पॉइंट में ना फ्रेंड्स इमीडिएट डेंजर की बात हो गई, मतलब कि इससे लगता है कि ये वाला जो हिस्सा है ना यार यहाँ पे तो मतलब इमीडिएटली बहुत बड़ा डेंजर होने वाला, बहुत बड़ा रिस्क है यहाँ पे। तो ये फटाफट से रिटर्न नोटिस दे करके क्या है उस डेंजर को, उस हादसे को टालने के लिए क्या है ऑर्डर दे सकता है कि यहाँ से वर्कर्स को तुरंत हटाया जाए।
यहाँ से वर्कर्स को तुरंत हटाया जाए। बस कहता है यहाँ पे अभी वही लोग काम करेंगे जो से डेंजर को हटाने के लिए जरूरी है। मतलब ये वर्कर्स काम कर रहे हैं, ये भी वर्कर काम कर रहा है, ये वो पर्सन है जो कि इसमें से डेंजर को हटाएगा। अब वो लोग भी तो जाएंगे ना जो से होने वाले नुकसान को दूर करेंगे, है ना। ये वो दो पर्सन थे जो कि इधर काम करते थे वर्कर के तौर पे। ये वो पर्सन है जो कि इस चीज पे एक्सपर्ट है कि वो उस डेंजर को हटा सकता है। तो यहाँ पर क्या मैं कह रही हूँ कि ये चीफ इंस्पेक्टर ये रिटर्न नोटिस देगा कि यहाँ पे बहुत बड़ा डेंजर, इमिडिएटली डेंजर है, इसीलिए वो फटाफट रिटर्न नोटिस दे देगा कि ये काम करने वाले वर्कर्स को यहाँ से हटाओ। सिर्फ इस हिस्से में अभी वही काम करेंगे जो कि इस डेंजर को हटाएंगे, अदरवाइज बाकी वाले वर्कर्स को यहाँ से हटा दिया जाए। फ्रेंड्स, इस सेक्शन में मैं जब भी ये बात बोलूंगी कि वर्कर्स को हटाया जाए, सिर्फ वही वर्कर्स काम करेंगे जो कि उस काम के लिए जरूरी है, तो उसका मतलब यही रहेगा हर बार कि जो वर्कर्स यहाँ पे काम करते हैं, नॉर्मली जो वर्कर्स काम करते हैं उन्हें हटाओ। लेकिन अच्छा, मैं देसी लैंग्वेज में एग्जांपल देती हूँ। मान लो आपके वॉशरूम में कोई टैप लीक कर गई, बहुत पानी बह रहा है, तो क्या बोलेंगे आपको आपकी मम्मा, बेटा तुम बाहर निकलो, बस प्लम्बर को अंदर जाने दो। क्यों? पानी तो बह रहा है, आपको बाहर निकाला, प्लम्बर अंदर क्यों गया? क्योंकि वही तो उसको ठीक करेगा। आप समझे? तो यहाँ पर भी ऐसा है, वो जब भी मैं ये बोल रही हूँ कि हटाओ, वो यहाँ पे यही बात बोल रहे हैं कि काम करने वाले वर्कर्स को हटाओ। सिर्फ उन पार्ट में उन्हीं को रखने की बात की जा रही है जो कि वहां के प्लम्बर है, ऐसे समझ लो, ठीक है, जिन्होंने उस खतरे को टालना है। पहले 3 पॉइंट क्लियर? गुड। अच्छा, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने पहले वाले सिनेरियो में भी समझा था कि ये हिस्सा जो था वो डेंजरस था, इधर भी हमने देखा कि इमीडिएट डेंजर आ रहा था, बहुत बड़ा हादसा होने का चांस बन गया था, तो वर्कर्स को हटा दिया गया काम से। अब आप सोच रहे होंगे ये वर्कर्स को जब काम से हटा दिया तो क्या इन्हें इनकी पगार मिलेगी, वेजेस मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। क्लॉज 3A यही बोलता है कि वर्कर्स को जिनको उनकी सेफ्टी के लिए ही काम से हटाया गया था, लेकिन उन्हें उनकी वेजेस बराबर मिलेगी, या तो वेजेस मिलेंगे या फिर उतने ही पैसे से रिलेटेड कोई और अल्टरनेटिव वर्क दे दिया जाएगा जिसमें डेंजर नहीं है। समझ गए? okay. अब ना हम 4th पॉइंट की बात करते हैं। देखो यार, अभी तो हमने बात करी थी कि माइन में ये कौन इंस्पेक्शन करने आया है, चीफ इंस्पेक्टर। मैंने आपको ये भी बोला था कि हो सकता है वो इंस्पेक्टर है या हो सकता है चीफ इंस्पेक्टर, लेकिन हमने अपने एग्जांपल में बात चीफ इंस्पेक्टर की करी थी, राइट। अब हम मान लो जो इंस्पेक्शन करने आया था, ऐसे एग्जांपल लो, मान करके चलो कि इस हिस्से में क्या बोला गया था कि डेंजर है, तो यहाँ पे वर्कर्स को हटा दिया जाए, ये ऑर्डर दिया था चीफ इंस्पेक्टर ने हमारी पहले वाले एग्जांपल में। अब जरा आप थोड़ा और अलग तरीके से हमने सोचना है। अब हम पता क्या सोचेंगे, चीफ इंस्पेक्टर नहीं, कौन? इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, आपको पता होगा ना कि चीफ इंस्पेक्टर के अंडर ही इंस्पेक्टर्स आगे वर्क करते हैं उसकी हेल्प करने के लिए, राइट। तो अभी हम बात चीफ इंस्पेक्टर की नहीं, इंस्पेक्टर की कर रहे हैं। मान लीजिए ये इंस्पेक्टर है और जब ये इस माइन में इंस्पेक्शन करने आया तो इसने ऑर्डर दिया कि इधर जी बहुत डेंजर है, अपने वर्कर्स को हटा दिया जाए। अब जो माइन का ऑनर है या एजेंट है या मैनेजर है, उनको इंस्पेक्टर का ये ऑर्डर अच्छा नहीं लगा, तो कहते वो इसके ऑर्डर के अगेंस्ट विद इन 10 डेज किससे नोटिस भेज सकते हैं? चीफ इंस्पेक्टर को। समझे? ठीक है, अगर चीफ इंस्पेक्टर नहीं, इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करने आया था और उसने ऑनर को नोटिस दिया है, तो फिर 10 दिन के अंदर अंदर क्या है, चीफ इंस्पेक्टर को बताया जा सकता है कि जी आपके इंस्पेक्टर ने हमें ये नोटिस दिया है जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है, तो अपने इस ऑर्डर को बदलिए। अब फिर चीफ इंस्पेक्टर देखेगा कि ये इंस्पेक्टर ने सही ऑर्डर दिया है या गलत दिया है, तो फिर अब चीफ इंस्पेक्टर क्या करेगा, या तो उस ऑर्डर को बिल्कुल वैसे का वैसा रहने देगा या मॉडिफाई कर देगा या कैंसिल भी कर सकता है। ये पॉइंट भी क्लियर फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट्स की। लेकिन यार ये 5th to 8th पॉइंट समझने से पहले ना एक बार जो पहले 4 पॉइंट्स है ना मैं फिर से समझा दूं, क्योंकि हो सकता है आपको समझ में आ गया हो, पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको शायद डाउट रह गया उसमें, तो मैं उसको रिपीट करती हूँ। समझ लग गया तो एक बार फिर से समझ लो, नहीं लगा तो अब ध्यान से सुनना। मैं पहले 4 पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा क्विकली करूंगी, ठीक है।
सबसे पहले पॉइंट में क्या था कि या तो चीफ इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर, दोनों में से कोई भी हो सकता है, वो माइन में इंस्पेक्शन करने गए। ठीक, उन्हें अगर मान लो इंस्पेक्शन के दौरान ऐसा लगा कि माइन का ये एक हिस्सा है जो कि डेंजरस है, तो वो रिटर्न नोटिस देगा। किसे? हाँ जी, माइन के ओनर को, मैनेजर को या फिर एजेंट को रिटर्न नोटिस दे देगा। और नोटिस में वो क्या लिखेगा कि ये वाला जो माइन का हिस्सा है ये डेंजरस है, क्या क्या डेंजर है या क्या रीजन है, उसे क्यों लगता है कि डेंजरस है, वो सब वो लिख देगा। साथ ही ये भी लिखा जाएगा उस नोटिस में कि इतने टाइम के अंदर अंदर आप इस हिस्से को ठीक करवाइए। ठीक है, ये ठीक होना जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम मान लो ऑनर को नोटिस तो मिल गया था लेकिन उसने नोटिस को इग्नोर करा, मतलब उसने वो डेंजर वाला जो हिस्सा था उसे ठीक ही नहीं करवाया, तो फिर यहाँ पर कहते हैं वो जो चीफ इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर क्या था, ये नोटिस दे सॉरी ये ऑर्डर दे सकते हैं कि इस हिस्से में जो कि ये डेंजरस हिस्सा था, जो भी माइन में वर्कर्स काम करते हैं ना, इन्हें हटा दिया जाए। सिर्फ और सिर्फ अब उस हिस्से में वही लोग काम करेंगे जो कि वहां पे जरूरी है उस डेंजर को दूर करने के लिए। इस पॉइंट को आप प्लम्बर वाली एग्जांपल से रिलेट कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपके वॉशरूम में टैप लीक कर गया है, बहुत पानी बह रहा है, तो आप बाहर निकलोगे, प्लम्बर एंटर करेगा। यहाँ पर भी इंस्पेक्टर के कहने का मतलब यही है, काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उन्हें हटाओ, प्लम्बर को एंट्री दबाओ। समझ गए? ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में ये बोला गया था यहाँ पर कि चीफ इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर दोनों में से कोई भी इंस्पेक्शन के लिए आ सकता है ना। अगर मान लो इंस्पेक्टर आया था इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है, इंस्पेक्टर आया था एंड इंस्पेक्टर का जो नोटिस है वो ऑनर एंड एजेंट जो है इनको उनका ऑर्डर सही नहीं लगा, तो फिर वो उसके ऑर्डर के अगेंस्ट क्या है, 10 दिन के अंदर अंदर चीफ इंस्पेक्टर को नोटिस भेज सकते हैं कि ये ऑर्डर मिला है लेकिन हमें ये ऑर्डर अच्छा बिल्कुल नहीं लगा। तो चीफ इंस्पेक्टर या तो उसके भेजा गया वो जो भी इंस्पेक्टर था उसके नोटिस को ऐसे कैसे बोलेगा कि सही है, मानो, या फिर उसे मॉडिफाई कर सकता है या फिर कैंसिल भी कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमने ये बातें समझी थी। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम ये समझ रहे हैं, हमने ये देखा कि चीफ इंस्पेक्टर भी ऑर्डर दे सकता है और इंस्पेक्टर भी, और इन दोनों के ऑर्डर की कहते हैं जो रिपोर्ट होती है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी जरूरी होती है। क्लियर? इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया कि अगर इंस्पेक्टर ने क्या है ऑर्डर दिया और वो ऑनर को अच्छा नहीं लगा, तो मुझे बताओ, इंस्पेक्टर का ऑर्डर नहीं अच्छा लगा तो 10 दिन के अंदर अंदर किसे बताया जा रहा था? बिल्कुल ठीक, चीफ इंस्पेक्टर को। लेकिन मान लो अगर चीफ इंस्पेक्टर का ऑर्डर भी सही नहीं लगा तो फिर कहते 20 डेज के अंदर अंदर, विद इन 20 डेज आप अपना ऑब्जेक्शन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज सकते हो। ठीक है, अगर तो देखो इंस्पेक्टर ने ऑर्डर दिया था तो फिर तो ऑनर ने क्या करा, 10 दिन के अंदर अंदर चीफ इंस्पेक्टर को बोल दिया। अब चीफ इंस्पेक्टर ने जो ऑर्डर दिया वो भी इनको अच्छा नहीं लगा जी, तो फिर ऑनर ने क्या करता है, अब 20 डेज के अंदर अंदर कहते हैं वो अपना ऑब्जेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज सकता है। तो फिर अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, वो 2 मंथ के विद इन, वो 2 महीने के अंदर अंदर क्या है, एक कमेटी रेफर करेगी। क्या करेगी? एक कमेटी रेफर करेगी। नेक्स्ट कहते, देखो अब कमेटी रेफर कर दी, ठीक है जी, मतलब अब कमेटी सब देख रही है और कमेटी का अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं आया है, तो फिर अब मान लीजिए माइन का ये हिस्से पे काम रोकने का ऑर्डर दिया गया था चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा, ऑब्जेक्शन करा, सेंट्रल गवर्नमेंट तक बात पहुंची, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेटी रेफर कर दी, लेकिन कमेटी का अभी तक कोई फाइनल ऑर्डर नहीं आया कि यहाँ से वर्कर्स को हटाए या ना हटाए। तो फिर अब क्या करें, जब तक कहते फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता तो तब तक कहते चीफ इंस्पेक्टर का ही जो ये ऑर्डर है कि यहाँ से वर्कर्स को हटाया जाए, उस ऑर्डर को फॉलो करना आपके लिए कंपल्सरी बन जाएगा। समझ गए? कब तक? जब तक कि कमेटी का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, तब तक फिर चीफ इंस्पेक्टर वाला नोटिस भी जो ऑर्डर था वही मानना पड़ेगा। क्लियर? लेकिन अगर माइन का ऑनर जो है कहते वो कमेटी को रिक्वेस्ट कर दे कि जब तक आपका फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता हम नहीं चाहते हम चीफ इंस्पेक्टर का ऑर्डर फॉलो करें, वो रिक्वेस्ट कर दे तो फिर कहते कमेटी क्या है, इसके ऑर्डर को खत्म कर सकती है कि मत मानो मत मानो,
समझ गए। अगर मान लो कमेटी इनकी रिक्वेस्ट मान ले और कह दे कि ठीक है, जब तक मेरा फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक आपको चीफ इंस्पेक्टर वाला ऑर्डर मानने की जरूरत नहीं है, तो फिर मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तभी अगर कमेटी आपकी ये रिक्वेस्ट अप्रूव कर दे तभी, अदरवाइज जब तक ऑर्डर फाइनल नहीं आ जाता कमेटी का तब तक आपको चीफ इंस्पेक्टर का ऑर्डर मानना पड़ता है। ये पॉइंट भी समझ गए। नेक्स्ट आ जाता है, कहते ये जो सेक्शन है ना, इसका जो इफेक्ट है वो मैजिस्ट्रेट की जो स्पेशल इमरजेंसी पावर्स है ना उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, हम पे ना कोई असर होता। समझ गए फ्रेंड? आई होप अब आप लोगों को ये सेक्शन के रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 22A। फ्रेंड्स, अगर आपने सेक्शन 22 अच्छे से समझ लिया है ना तो ये सेक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस इसमें सिर्फ स्लाइट सा डिफरेंस है। बस इसमें सबसे पहला पॉइंट पता क्या आ जाता है कि अगर मान लो क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ये प्रिकॉशंस जो हैं आपने फॉलो करने हैं, फॉर एग्जांपल वो वेंटिलेशन के रिलेटेड हो सकता है, फायर प्रिकॉशंस के रिलेटेड हो सकता है, ब्लास्टिंग सेफ्टी, सपोर्ट पिलर्स, इन सब के रिलेटेड हो सकता है, साफ साफ सुथरे अक्षरों में लिखा गया है कि ये आपको प्रिकॉशंस फॉलो करने जरूरी हैं। लेकिन जो माइन का ऑनर है वो उन्हें फॉलो नहीं कर रहा है, तो क्या यार, जो चीफ इंस्पेक्टर है ना वो रिटर्न नोटिस दे सकता है कि इतने टाइम के अंदर अंदर ना ये काम पूरा करो। हाँ, लेकिन जरूरत पड़े तो वो टाइम पीरियड थोड़ा ज्यादा, जैसे मान लो 20 अगस्त तक का टाइम था, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो वो 20 के बजाय 20 सितंबर तक कभी मान लो दे सकता है। ठीक, तो मतलब ये है कि फिर वो रिटर्न नोटिस देगा कितने टाइम के अंदर अंदर ये काम पूरा करो। नहीं करा तो बस फिर वो ऑर्डर दे देगा चीफ इंस्पेक्टर के, फिर ठीक है इतने हिस्से में मान लो ब्लास्टिंग के चांसेस थे लेकिन आपने ब्लास्टिंग सेफ्टी के लिए कुछ करा ही नहीं, तो वो कह देगा कि फिर इस हिस्से में से जो वर्कर्स हैं उनको काम से हटाया जाए, जैसा कि पिछले सेक्शन में भी समझा था। फिर उस एरिया में कौन लोग काम करेंगे, जो कि वहां पे काम करने के लिए उस वक्त जरूरी है, जैसे हमारी प्लम्बर वाली एग्जाम्पल, लेकिन बाकी सब उस काम से बाहर। फिर वही बातें रिपीट होंगी कि जिन वर्कर्स को उस काम से हटाया गया है उन्हीं की सेफ्टी के लिए, लेकिन उन्हें वेजेस उनके पूरे मिलेंगे, या तो पूरे वेजेस मिलेंगे या फिर उतने ही वेजेस वाला कोई और अल्टरनेटिव वर्क उन्हें दिया जाएगा। बाकी सारा भी जो प्रोसीजर है कि अगर मान लो इंस्पेक्टर को ऑर्डर सही नहीं लगा तो चीफ इंस्पेक्टर को, चीफ इंस्पेक्टर का नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर, वो जो अभी हमने सारा प्रोसीजर समझा वो सारा सेम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों सेक्शन मिलते जुलते थे ना। हाँ, तो एक समझ लिया, दूसरा अपने आप समझ में आ गया है ना, एक के साथ दूसरा फ्री। चलो फिर नेक्स्ट सेक्शन की बात करें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 23। ये सेक्शन बिना ध्यान से समझना। फ्रेंड्स, यहाँ पर कहते हैं कि जो भी माइन का ऑनर है, एजेंट है या फिर मैनेजर है, उनकी ना एक जिम्मेवारी है। कौन सी जिम्मेवारी? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर मान लो किसी भी प्रकार का कोई हादसा हो जाता है तो रिपोर्ट देना जरूरी है प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को। किस फॉर्म में? वही फॉर्म जो कि लॉ में प्रिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, एंड एक बात और, वो जो नोटिस माइंड के ऑनर ने जो नोटिस कहते हैं प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को भेजा है ना, उसकी एक कॉपी लेनी है। क्यों लेनी है? ताकि वो अपने माइंड के स्पेशल नोटिस बोर्ड में उसको लगा सके। कब तक? कम से कम 14 डेज तक। लेकिन क्यों? सो दैट उसको ट्रेड यूनियन के ऑफिशियल्स भी देख सके। समझ गए? ये बात भूलेगी तो नहीं कि आपको प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को प्रिस्क्राइब्ड ही तरीके से नोटिस भेजना है। यदि कोई हादसा, कोई भी एक्सीडेंट होता है, उसकी एक कॉपी लेनी है, उसको अपने स्पेशल नोटिस बोर्ड में कम से कम 14 डेज तक लगा करके रखना है, सो दैट ट्रेड यूनियन के ऑफिशियल्स भी उसे देख सके। ये समझ गए? लेकिन क्या हर छोटी मोटी चोट भी, छोटे मोटे हुए हादसे भी आपको रिपोर्ट करने हैं, आपको बताने हैं? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक माइनर काम कर रहा था, थोड़ी सी उसकी उंगली पे, उसके फिंगर पे चोट लगी, अब ये भी रिपोर्ट करोगे क्या? नहीं। फर्स्ट एड बॉक्स खोलो, बैंडेज लगाओ। ठीक, लेकिन अगर कहते हैं ये कुछ हादसे हुए हैं तब आपको रिपोर्ट करना होता है। जैसे कि अगर किसी की भगवान न करे डेथ हुई है या कोई सीरियस इंजरी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, एक माइनर ड्रिलिंग कर रहा था और उसके ऊपर रोक गिर गई और उसकी लेग फ्रैक्चर हो गई। अब ये एक सीरियस इंजरी है, ये आप रिपोर्ट करोगे। ठीक, ऐसे ही अगर कोई एक्सप्लोजन हुआ है, आग लग गई, या कोई टॉक्सिक गैस इन्फ्लुएंस हो गई, या फिर रोप, कोई चेन, इनका ब्रोकरेज हो गया, ये टूट गई, या फिर ओवर बाइंडिंग का यहाँ पे मतलब है, फॉर एग्जाम्पल लिफ्ट केज को क्या है, ऑपरेटर ने गलती से कुछ ज्यादा ही ऊपर को कर दिया,
जिससे वो रूफ को टकरा गई, समझ गए? तो ऐसे वाले सिनेरियो सीरियस लेवल के हो जाते हैं, ये चीजें रिपोर्ट करनी होती हैं। इसके अलावा अदर भी जो प्रिस्क्राइब्ड एक्सीडेंट्स हैं जो कि बताए गए हैं कि अगर ये होते हैं तो आपको बताना पड़ेगा, तो उनमें से भी अगर कोई होता है तो आपको बताना पड़ेगा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को। इतना समझ गए ये सेक्शन? बहुत बढ़िया। फिर ना फ्रेंड्स, इसका क्लोज वन ने पता क्या बोलता है, अगर कहते मान लो चोट लगी है माइनर, सीरियस भी नहीं है, लेकिन वो चोट है भी इम्पोर्टेंट, ध्यान से सुनना। देखो मान लो एक वर्कर है, ठीक है, उसको चोट लगी, उसके हाथ इंजर्ड हुआ, तो डॉक्टर ने बोला कि इसको 3 दिन के लिए रेस्ट दिया जाए। मतलब यहाँ पर 24 आवर्स से ज्यादा टाइम के लिए उसका काम मिस हो गया है ना। फॉर एग्जाम्पल देसी लैंग्वेज वाली एग्जाम्पल देखते हैं। आपको हल्का सा बस गला खराब है, आप फिर भी स्कूल में गए, है ना, पूरे के पूरे 6 घंटों के लिए गए, ठीक। एक होता है आपके पेट में तेज दर्द उठी स्कूल में, तो अभी 2 ही घंटे स्कूल में हुए थे, बाकी के 4 घंटे आपने घर पे बताया, आपको घर भेज दिया गया था। ये रिपोर्ट जो है ना, ये रजिस्टर में लिखी जाएगी कि 6 घंटों में से सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे स्कूल में रहे, बाकी 4 घंटे में पढ़ाई छूटी। तो यहाँ पर भी ऐसे ही बोला गया है कि अगर तो कोई हल्की सी मान लो फिंगर पे चोट आई होती और डॉक्टर ने सिर्फ बोला होता कि आधा घंटा रेस्ट कर लो, फिंगर को थोड़ी रेस्ट दे लो और बाद में काम शुरू कर सकते हो, तो रजिस्टर में मेंटेन करने की जरूरत नहीं। लेकिन उसके पूरे हाथ पे इतनी इंजरी आ गई कि डॉक्टर ने बोला कम से कम आप 3 दिन काम नहीं करोगे। यहाँ पर 24 आवर्स से ज्यादा टाइम के लिए उसको रेस्ट करना पड़ गया, ज्यादा टाइम के लिए उस वर्कर का काम मिस हो गया। तो इस तरह की, देखो है तो चोट ये माइनर, कोई सीरियस तो नहीं है, 3 दिन बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका काम तो पेंडिंग रह गया ना, काम मिस हुआ ना उसका, वो भी 24 घंटों से ज्यादा के लिए। तो इस तरह की जो इंजरीज हैं ये रजिस्टर में लिखी जाएंगी, समझ गए? तो फिर अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट पता क्या बोलता है फ्रेंड्स, मान करके चलिए ये जो माइन है ना, इसमें हुआ ब्लास्ट, ब्लास्ट की वजह से अनफॉर्चुनेटली मान लो ये जो वर्कर था ये अब नहीं रहा। तो फिर कहते हैं अगर एक्सीडेंट में किसी वर्कर की डेथ हो जाती है तो उस केस में इंक्वायरी करनी जरूरी है, और वो जो इंक्वायरी है ना, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उसके विद इन 2 मंथ के अंदर अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। एक तो ये बात कि अगर किसी की डेथ हुई एक्सीडेंट में, तो जब एक्सीडेंट हुआ उस दिन से लेकर 2 महीने की विद इन वो इंक्वायरी पूरी हो जानी चाहिए। अगर तो कहते हैं ये जो इंक्वायरी है, जो माइंस का इंस्पेक्टर है ना, जो माइन का इंस्पेक्टर है उसने नहीं करी, किसी अदर ऑफिसर ने करी है। अब वो अदर ऑफिसर मैजिस्ट्रेट हो सकता है, लेबर ऑफिसर हो सकता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, ये जो एक्सीडेंट हुआ इसकी जो इंक्वायरी है वो मैजिस्ट्रेट ने करी है, फिर भी भले ही कहते मैजिस्ट्रेट ने अपने हिस्से की इंक्वायरी कर ली, इसके बावजूद भी इस माइन का जो इंस्पेक्टर है ना उसे भी अलग से इंक्वायरी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो बस इसमें यही था कि चाहे कोई और अदर ऑफिसर भी आकर के क्या है इंक्वायरी करता है, फिर भी जो इस माइन का इंस्पेक्टर है उसे भी अपने लेवल पे अलग से आकर के इंक्वायरी करनी ही पड़ती है। तो फ्रेंड्स वही अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, जो फ्रेंड्स रिपोर्टेबल लिस्ट है ना, अभी हमने देखा ना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि अगर हो तो आपको रिपोर्ट करके बतानी होती है कि ये जो हादसे हैं ये हुए हैं, है ना। लेकिन मान लो हीट स्ट्रोक से अगर कुछ होता था तो वो चीज क्या थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको रिपोर्टेबल लिस्ट में नहीं डाल रखा था कि अगर ऐसा होता तो बताने की जरूरत नहीं है, रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो उसे भी मतलब किसी और एक्सीडेंट को भी रिपोर्टेबल लिस्ट में ऐड कर सकती है, कह सकती है कि अगर ऐसा हुआ है, मान लो हीट स्ट्रोक की वजह से अगर आपको 2 दिन के लिए डॉक्टर ने रेस्ट बोली है, मतलब ये भी एक ऐसा ही एक्सीडेंट है, ये एक ऐसी ही इंजरी है जिसकी वजह से एक वर्कर को 24 आवर्स से ज्यादा टाइम के लिए उसका काम मिस हो रहा है, तो एक काम करिए आप इसे भी रिपोर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एक ए इंजरी है, एक बी इंजरी है, एक सी इंजरी है, ठीक है। ए इंजरी वो है जो कि 10 मिनट में ठीक हो जाती है, ठीक है। बी इंजरी वो है जो कि 4 दिन के बाद ठीक होती है। सी इंजरी वो है जो कि 2 दिन के बाद ठीक होती है, ठीक है। ए इंजरी को गवर्नमेंट बोलती है कि रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि 10 मिनट में तो आप ठीक हो गए हो, ठीक।
बी इंजरी को गवर्नमेंट ने ऑलरेडी रिपोर्टेबल लिस्ट में डाला हुआ था कि अगर आपको ये वाली इंजरी होती है तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। सी इंजरी में भी 24 घंटों से ज्यादा का समय ही लगता था ठीक होने में, लेकिन पहले गवर्नमेंट ने इस सी इंजरी की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया, इसे उन्होंने रिपोर्टेबल लिस्ट में डाला ही नहीं था। लेकिन अब उस ध्यान गया, ओ ये भी एक इंजरी है जिसमें वर्कर का काम 24 घंटे से ज्यादा मिस होता है, तो वो ऐसा कर सकती है, वो किसी मतलब एक और नई इंजरी को भी उस रिपोर्टेबल लिस्ट में ऐड कर सकती है कि सुन लो, अगर आज से किसी को सी इंजरी होती है तो आप हमें रिपोर्ट करेंगे। समझ गए फ्रेंड्स ये पॉइंट भी। फिर अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। ये अब फोर्थ पॉइंट पता क्या बोलता है फ्रेंड्स। एग्जाम्पल लीजिए, एक XYZ कोल माइन है, इसका जो ऑनर है ना वो 2024 पिछले साल की ना पूरी रिपोर्ट तैयार कर लेता है कि पिछले साल 2024 में क्या हुआ था। रॉक ब्रेक होने की वजह से 2 वर्कर्स इंजर्ड हुए थे, गैस लीक होने की वजह से एक अनकॉन्शियस हो गया था, रॉक फॉल होने की वजह से एक को माइनर इंजरी आई थी, मतलब ये कुछ एक्सीडेंट्स हुए थे जिसकी उसने रिपोर्ट बना ली। ठीक है, अब कहते हैं इस रिपोर्ट को क्या है, हर साल 20 जनवरी 20 जनवरी को, क्योंकि ये 2024 की रिपोर्ट थी, तो वो चीफ इंस्पेक्टर को 20 जनवरी 2025 में भेजेगा। समझ गए, हर साल वो जो एनुअल रिपोर्ट होती है ना, जो भी हादसे हुए थे माइन में, वो ऑनर क्या है, चीफ इंस्पेक्टर को 20 जनवरी को भेजेगा। समझ गए, तो इस तरह की कुछ रिपोर्ट होती है जिसमें उसमें सारा लिखा होता है कि ये क्या हुआ था और इतने इतने वर्कर्स को क्या क्या हुआ था, कोई इंजर्ड हुआ था, कोई अनकॉन्शियस हो गया था, किसी को माइनर इंजरी आई थी, किसी को सीरियस इंजरी आई थी, वो सब बताएगा। क्लियर। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सेक्शन 23 के लास्ट पॉइंट के बारे में। अब लास्ट पॉइंट पता क्या कहता है उसका। अच्छा, उसके पहले यार फ्रेंड्स, अगर आपको इस एक्ट के सिंपल लैंग्वेज में नोट्स चाहिए, एग्जांपल्स के साथ ही चाहिए, तो फिर आप स्क्रीन पे शो रहे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। एंड हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बात और, वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, लाइक करना, कमेंट भी कर देना। चलो अच्छा, तो इसका लास्ट पॉइंट समझते हैं। लास्ट पॉइंट पता क्या बोलता है, मैं पॉइंट ही भूल गई ये सब बोलने के चक्कर में। हाँ, याद आ गया। तो मान लो कहते ये जो माइन है ना, इसमें इसके ये वाले हिस्से में क्या हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से वर्कर्स की डेथ हुई या फिर सीरियसली बॉडी इंजरी हो गई। ठीक, तो फिर उस वाले हिस्से में, उस वाले एरिया में कहते तब तक कहते कोई भी नहीं जाएगा जब तक कि चीफ इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर आ करके अपनी इंस्पेक्शन ना इसमें कर ले। या तो आपको चीफ इंस्पेक्टर ने ही परमिशन दे दी है कि ठीक है आप इसमें इस जगह जा सकते हो, या फिर अगर चीफ इंस्पेक्टर आके इंस्पेक्शन कर चुके हैं तब। लेकिन तब तक अगर कहते माइन की किसी एरिया में डेथ हुई है या कोई सीरियस इंजरी हुई है, आप वहां पर एंटर नहीं करोगे जब तक चीफ इंस्पेक्टर आकर के अपनी इंस्पेक्शन ना कर ले। लेकिन अगर मान लो चीफ इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर अभी तक इंस्पेक्शन करने आए नहीं, एंड पता चल रहा है कि ये इसमें से ये जो हिस्सा है ना यार, इसकी ये छत गिरने लगी है। लो जी, एक तो ऑलरेडी हादसा हुआ था, ऊपर से छत भी नीचे गिर रही है। तो ऐसे केस में अब फटाफट से दूसरे हादसे को तो कम से कम रोकना है ना, ताकि और इंजरीज ना हो जाए, और बड़ा हादसा ना हो जाए। तो फिर ऐसे केस में अब चीफ इंस्पेक्टर आया नहीं आया वो सब बात की बात है, फटाफट से भागोगे आप इसे रोकने के लिए, ताकि कम से कम ये वाला हादसा तो टल सके। समझ गए, फिर ऐसे सिनेरियो में आप एंटर उस जगह पे कर सकते हो। या फिर मान लो यहाँ पर जो हादसा हुआ था वो रॉक फॉल की वजह से हुआ था, और एक ये वर्कर है जो यहीं पर अटका रह गया, और आप जानते हो कि वो जिंदा और वो अटका पड़ा है, तो उसे निकालने के लिए अब ये थोड़ा देखोगे कब चीफ इंस्पेक्टर आएगा, कब वो इंस्पेक्शन करेगा, हम जाएंगे इसे निकालेंगे। नहीं, चीफ इंस्पेक्टर आया कि नहीं आया वो बात की बात है, फटाफट से आप जाओगे इस एरिया में और उस वर्कर को बाहर निकाल करके लाओगे। समझ गए। तो वैसे तो कहते हैं अगर माइन के किसी हिस्से में कोई बड़ा हादसा हो गया है, जब तक इंस्पेक्शन नहीं हो जाती आप एंटर नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि कोई और हादसा होने के चांस बन गए हैं और उसको रोकने के लिए आपको एंटर करना पड़ रहा है, तो आप कर सकते हो। या फिर कोई वर्कर उसमें अटका रह गया था, उसको बाहर निकालने के लिए आपको एंटर करना पड़ रहा है, तो आप एंटर कर सकते हो। ये कुछ इमरजेंसी के केसेस ही हैं जो आपको एक्सेप्शनल केसेस बन जाते हैं कि हाँ आप इंस्पेक्शन से पहले भी उसमें एंटर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। सो आई होप आपको सेक्शन 23 क्लियर हो गया होगा। Now let's talk about section number 24.
सेक्शन 23 के सब सेक्शन 1 में हमने कुछ हादसे देखे थे कि अगर ये वाले फैटल एक्सीडेंट्स मतलब सीरियस बॉडी इंजरीज होती हैं या डेथ होती है तो रिपोर्ट करने होते हैं, है ना जी। अब ये सेक्शन बोलता है कि अगर कुछ इस तरह के हादसे हुए हैं बड़े लेवल वाले, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे ये डिसाइड कर सकती है यार कि यहाँ पे तो फॉर्मल इंक्वायरी बनती है, तो इसके लिए क्या है, वो एक बंदे को अपॉइंट करेगी जो कि इंक्वायरी करेगा, मतलब एक कॉम्पिटेंट एक पर्सन को एक अपॉइंट करेगी और उसकी हेल्प के लिए भी लाइक जो उसको टेक्निकली हेल्प कर सके, ठीक है, मतलब उसकी हेल्प के लिए भी कुछ और बंदों को भी एक या एक से ज्यादा पर्सन को भी वो अपॉइंट कर सकती है, क्यों, इंक्वायरी के लिए, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट हो गया कि वो इंक्वायरी के लिए ऑर्डर कर सकती है। अब दूसरा पॉइंट, अब वो लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, सब देख रहे हैं क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, फिर वो क्या करेंगे, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। रिपोर्ट तैयार करके किसे देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे और बताएंगे कि क्या पूरा मामला था, क्या सिनेरियो था, किस वजह से हुआ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए माइन में ब्लास्टिंग हुई थी जिसकी वजह से बहुत सारे वर्कर्स को सीरियस इंजरी हुई, कुछ तो बचे ही नहीं। तो जब वो इंक्वायरी करने आए तो वो पूरा सिनेरियो बताएंगे कि ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या प्रॉब्लम थी, वेंटिलेशन सिस्टम प्रॉपर था या नहीं, किसी की नेग्लिजेंस थी या नहीं, ये सब एक रिपोर्ट तैयार करके वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी, ठीक। लेकिन वो जो पर्सन्स थे जो आए थे इंक्वायरी करने के लिए, उनके पास यार कुछ पावर्स भी तो होंगी ना, बिना पावर के बिना शक्ति के कोई काम कर सकता है क्या, नहीं। तो इनके पास कहते दो जन की पावर होगी, एक तो सिविल कोड जैसी पावर्स होंगी इनके पास, दूसरा जो एक इंस्पेक्टर के पास पावर्स होती हैं। इन पावर्स का, इन शक्तियों का यूज करते हुए ही वो उतरे, इन शक्तियों का, इन पावर्स का यूज करते हुए ही क्या है कहते वो इंक्वायरी करते हैं और पूरी रिपोर्ट बना करके सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं। अब यार ये तो आप जानते ही हो कि एक सिविल कोड और इंस्पेक्टर के पास क्या क्या पावर्स होती हैं, है ना। तो ये सेक्शन भी क्लियर हुआ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 25। अब 25 में पता है क्या बताया गया फ्रेंड्स, देखो हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या एक पूरी लिस्ट बनाई होती है कि अगर ये वाले हादसे होते हैं तो रिपोर्ट करने जरूरी है, माइनिंग से रिलेटेड ये वाली डिसीज मतलब बीमारी होती है तो रिपोर्ट करना जरूरी होता है, राइट। और मान लो ये कुछ लिस्ट है माइनिंग डिसीज की जो कि आपको नोटिफाई करना जरूरी होता है। और सपोज करिए पिंकू, फाइनली हमारी आज की वीडियो में भी पिंकू आया, तो मान लीजिए पिंकू जो कि माइन का वर्कर है, तो पिंकू को अगर मान लो एक ये वाली डिसीज हो गई है और वो डिसीज नोटिफाइड डिसीज है मतलब कि वो लिस्ट में इंक्लूडेड है, तो फिर अब क्या होगा, माइन का जो ऑनर है टॉमो, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, ड्यूटी बन जाएगी कि वो चीफ इंस्पेक्टर को इस बात का नोटिस भेजेगा, ठीक है। ऐसे ही मान लो एक डॉक्टर है, डॉक्टर चिंकू, डॉक्टर चिंकू जो है वो पिंकू का इलाज कर रहे हैं। पिंकू कौन है, अभी अभी हमने समझा कि ये वाली लिस्ट में एक माइनिंग डिसीज है जो कि पिंकू को हुई है और डॉक्टर चिंकू इसका इलाज कर रहे हैं। अब वो डॉक्टर जो कहते एक ऐसे पेशेंट का इलाज कर रहा है, ट्रीटमेंट कर रहा है जो कि माइनिंग डिसीज से सफर कर रहा है, तो डॉक्टर क्या करेगा, चीफ इंस्पेक्टर को इसका नोटिस भेजेगा। ये तो हम समझ गए कि इन लोगों की ड्यूटी बन गई है कि चीफ इंस्पेक्टर को नोटिस भेजो। अब जो रिपोर्ट भेजनी है उसका कंटेंट क्या होगा, उसमें लिखना क्या है, पिंकू मतलब पेशेंट का नेम, पिंकू पेशेंट कहाँ रहता है, उसका एड्रेस, उसको कौन सी डिसीज हुई है उस डिसीज का नेम, वो कौन सी माइन में काम करता है उस माइन का नेम, उस माइन का एड्रेस क्या है, ये सब कुछ बताया जाएगा उस रिपोर्ट में, ठीक है। ये भी क्लियर। अच्छा, अभी हमने बात करी थी डॉक्टर चिंकू की, मान लीजिए यही है वो डॉक्टर चिंकू जो कि पेशेंट पिंकू का इलाज कर रहे थे। अब इन्होंने चीफ इंस्पेक्टर को नोटिस तो भेज दिया कि जी ऐसे ऐसे मिस्टर पिंकू है जो कि माइन का वर्कर है, मैं उसका इलाज कर रहा हूँ। अब चीफ इंस्पेक्टर भी तो बेचारा कोई भोला भाला तो होगा नहीं, ऐसे तो इसकी बात पे यकीन करेगा नहीं, है ना। हाँ, तो वो पहले चीफ इंस्पेक्टर क्या है प्रॉपरली कंफर्म करेगा, पूरी तसल्ली कर लेने के बाद जब उस चीफ इंस्पेक्टर को यकीन हो जाएगा कि हाँ जी ये डॉक्टर जी सत्य बोल रहे हैं, मतलब सच बोल रहे हैं, सही में एक पिंकू नामक व्यक्ति है, क्या हिंदी बोल रही हूँ मैं, सही में एक पिंकू नामक व्यक्ति है
जिनको माइनिंग से रिलेटेड डिसीज हो गई है और यही उनका इलाज कर रहे हैं। तो अब पता क्या होगा, ये जो डॉक्टर है इसको चीफ इंस्पेक्टर फीस देगा। कौन देगा? चीफ इंस्पेक्टर फीस देगा। अब चीफ इंस्पेक्टर, यार आप सोच रहे होंगे अपने जेब से पैसा देगा? नहीं, रिकवर तो वो करेगा, लेकिन किससे? सही समझ रहे हो आप, उस माइन के ऑनर से ही रिकवर करेगा। तो ये पॉइंट भी क्लियर? गुड। अगर मान लो डॉक्टर ने बताया ही नहीं, उसने चीफ इंस्पेक्टर को नॉलेज ही नहीं भेजा, तो फिर डॉक्टर को फाइन लगेगा। समझ गए? सो मतलब याद रख लेना, ऐसे भूलना मत। याद रख लेना, अगर डॉक्टर ने चीफ इंस्पेक्टर को नोटिस नहीं भेजा ना, तो उसे फाइन का इंजेक्शन लगेगा। समझ गए? हाँ। तो आई होप आपको सेक्शन 25 भी क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 26। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अभी अभी सेक्शन नंबर 25 में समझा ना कि वो वाली मिस्टर पिंकू को डिसीज हुई थी यार, जो कि गवर्नमेंट की लिस्ट पे नोटिफाइड है। अब यहाँ पे सेक्शन 26 पता क्या कहता है? क्योंकि कहते हैं पिंकू को वो बीमारी हुई थी यार, जो कि गवर्नमेंट की लिस्ट में लिस्टेड है। हाँ जी। तो इसीलिए ना अब एक कॉम्पिटेंट पर्सन को, एक बंदे को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या इस चीज की इंक्वायरी के लिए भेज सकती है, और तो और उसकी मदद के लिए और बंदे भी भेज सकती है। पावर्स हम जानते हैं। अब वो लोग जो इंक्वायरी करने आएंगे उनके पास पावर सिविल कोर्ट और इंस्पेक्टर जैसी होगी। क्लियर ये सेक्शन भी? ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 27। अब यहाँ पर पता क्या बात हुई है फ्रेंड्स, कहते एक तरफ है कमेटी की रिपोर्ट, हमें पता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट कमेटी भी रेफर करती है, वो भी रिपोर्ट देती है। एक तरफ है कमेटी की रिपोर्ट, एक तरफ है, अभी हमने पीछे समझा सेक्शन 26 में कि वो लोगों को मतलब ऐसे रखती है इंक्वायरी करने के लिए जिन्हें माइनिंग रिसीव के रिलेटेड बात हुई थी, है ना। तो एक तरफ कमेटी की रिपोर्ट है, एक तरफ सेक्शन 26 वाली रिपोर्ट है। ये दोनों रिपोर्ट आ गई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी है, वो इन्हें पब्लिश करना चाहे तो करे, नहीं पब्लिश करना चाहती तो ना करे, जैसे उसकी मर्जी। लेकिन सेक्शन 24 के तहत कहते जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट है, ये पब्लिश करनी कंपल्सरी है, आपको पब्लिश करनी ही होगी। हाँ, लेकिन कब पब्लिश करनी है, किस तरीके से पब्लिश करनी है, ये वो गवर्नमेंट खुद डिसाइड कर सकती है, लेकिन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट उसे पब्लिश करनी ही पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 26 वाली रिपोर्ट और कमेटी की रिपोर्ट में ही उसके पास ये ऑप्शन है कि आपको पब्लिश करना है, करो, नहीं पब्लिश करना तो मत करो। ठीक, क्लियर ये सेक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 28। इससे पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने व्हाट्सएप चैनल बनाया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी जरूर फॉलो करें। उसे क्यों फॉलो करना है, अब ये सुनिए। यूट्यूब की वीडियोस का अपडेट, नोट्स में जो भी ऑफर्स लगते हैं, डिस्काउंट्स मिलती हैं, उसके रिलेटेड, ठीक है, और मेंबरशिप के रिलेटेड, एंड इसके अलावा अदर अपडेट्स एंड हमारे मोटिवेशनल प्यारे प्यारे मैसेजेस, कोड्स के लिए भी आप क्या है व्हाट्सएप चैनल को फॉलो जरूर करना। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक और बात, अब हम सेक्शन 28 करें शुरू। फिर से याद दिला दूं, इस एक्ट के नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे शो रहे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिएगा। नोट्स एकदम सिंपल लैंग्वेज में है। जी हाँ, चलो अब समझते हैं सेक्शन 28। ये भी एकदम सिंपल है। लेकिन मुझे एक बात बताओ यार, स्कूल जाते थे, है ना, मंडे टू संडे जाते थे? नहीं, क्यों नहीं जाते थे? एक दिन की छुट्टी तो बनती है ना यार। बस ऐसे ही माइंड वर्कर्स भी बोलते हैं कि हम हफ्ते के 7 दिन काम नहीं करेंगे, एक छुट्टी तो बनती है। तो इसलिए यहाँ पर ये सेक्शन यही कहता है कि वीक के 7 डेज के 7 ही आप उन्हें काम पे नहीं बुला सकते, एक दिन की छुट्टी तो बनती है। मतलब सिंपल है, अगर एक वर्कर मंडे से लेके सैटरडे तक काम कर रहे हैं तो संडे छुट्टी। समझ गए? तो इसी के साथ आपको आज की इस वीडियो से भी छुट्टी। मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।